नमस्कार बच्चों। हाँ, आप शिशु ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पीयूष प्रभा आपकी जो अपने सहायक पुस्तक है उसने कहा था कहानी। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस किताब में से आपके 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। व्याख्या इसमें नहीं आएगी, ना ही इसमें से आपकी कवि परिचय का क्वेश्चन आएगा। कवि या लेखक, इसमें लेखक ही है, लेखक परिचय का कोई प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन छोटे क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे उनमें आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म हुआ 1883 ईस्वी में और मृत्यु 1922 ईस्वी में। हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं, मतलब हिंदी कहानी में इनका उल्लेखनीय योगदान है। इनका जन्म जयपुर में हुआ। वे बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। उनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था। मतलब कई क्षेत्रों में इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। ध्यान में रखने वाली बात है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा आदि कहानियां भी लिखी। कछुआ धर्म, मोरेसी, मोही, कुठाव आदि उनकी निबंध कला के प्रतिमान है। मतलब इन्होंने ये निबंध लिखे। उन्होंने मासिक पत्र समालोचक का संपादन किया। मतलब इनके पत्र का नाम क्या था? समालोचक। एवं वे नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। कौन सी नागरी प्रचारिणी जो सभा थी, कहाँ थी? काशी में। वे उसके संपादक रहे। 39 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया। मतलब 39 साल की उम्र में ही इनका निधन हो गया। पाठ परिचय, उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था। ये की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है, मर्म को छूने वाली, दिल को छूने वाली कहानी है, जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। अमृतसर के बाजार का दृश्य, बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। मनोवैज्ञानिक यानी मन की विज्ञान का पुट है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्यु सैया पर समाप्त होती है। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। कर्तव्य किस चीज का? देश की रक्षा करने का जो कर्तव्य है उसकी प्रसन्नता। आंचलिक शब्दों के साथ, मतलब अंचल के, क्षेत्र विशेष के शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन व उत्कट भाव व्यंजना से यह कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है। धरोहर यानी थाती है। आपकी कहानी शुरू हो रही है एक बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले की जबान के कोड़ों से, जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर में के बम्ब कोट वालों की बोली का मरहम लगावे। मरहम यानी दवाई लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से भूनते हुए, मतलब जो तांगे गाड़ी होती है, तांगा होता है, और उस पे जो घोड़ों पर क्या लगाए जाते हैं, चाबुक से घोड़े को मारा जाता है, उसके लिए कहते हैं। कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर भी तरस खाती हैं। कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीतकर दबाकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और शोभ के अवतार बने नाग की सीध में चले जाते हैं। मतलब बिल्कुल सीधा रास्ता वो देखते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा। मतलब उनके लिए है, लोगों के लिए कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों की जंगल में से राह खेते हैं, मतलब राह निकालते हैं। क्या मजाल की जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार
चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, मतलब वृद्ध जीने जोगिए ने। हट जा कर्मा वाली, मतलब भाग्यशाली। हट जा पूतों प्यारी, मतलब अपने पुत्रों को प्रिय। बच जा लंबी उम्रों वाली, समष्टि में इनके अर्थ हैं, मतलब समाज में। कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। कहाँ का दृश्य बता रहे हैं ये? अमृतसर का दृश्य बता रहे हैं, जहाँ काफ़ी भीड़ है और लोग जो साधन वाले हैं, तांगे वाले हैं, घोड़े गाड़ियों वाले हैं, खच्चरों वाले हैं, उनको क्या नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता। उस समय जो ये बातें करते हैं या मुंह से जो आवाज़ निकालते हैं, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। ऐसे बम्ब कोट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। कहानी आपकी यहाँ से शुरू हो रही है। उसके बालों और उसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। सूथना मतलब पजामा जो उसने पहन रखा था। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। जो लड़की थी वह रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी, जो लड़का था वह केस धोने के लिए दही लेने आया था। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, मतलब परदेसी से बात कर रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। शेर यानी 1 किलो। तेरे घर कहाँ है? नगर में, मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा, मतलब दुकानदार फ्री हो गया और उनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। सौदा यानी अपना सामान लेकर। कुछ दूर पर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी सगाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं, अचानक वापस से मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल देखते नहीं। यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, मतलब दुपट्टा या आंच जो बोलते हैं। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते के पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। मतलब जो उस लड़की की बात सुनकर वह मतलब ख्यालों में खो गया और यह जो क्रियाकलाप बताए वो क्रियाकलाप उसने किए। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे, मतलब गुफाओं में बैठे, या हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए। जमीन कहाँ दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल रह जाती है, जो नीचे का स्थान है या छुपने की जो जगह है वह, और 100 गज धरती उछल पड़ती है। ये जो आपको पहले बताया गया है ये बचपन की जो यादें हैं वो हैं, और अब जो बड़े होने के बाद जो युद्ध चल रहा है उसका वर्णन है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था, मतलब जो लड़ाई हुई उसके बारे में सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करने और पेट भर खाकर सो रहेंगे।
उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झेपी, मतलब 4 दिन तक वो सोई नहीं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च पर हुक्म मिल जाए फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लूटूं। कि अगर मुझे ऑर्डर मिल जाए, हुक्म मिल जाए, तो मैं 7 को क्या करूँगा, अकेला मार दूंगा। तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के, मतलब दुष्ट कहीं के, कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामान है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, मतलब जाड़ा सर्दी के लिए है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में 2 तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। मतलब स्रोत बर्फ के लिए है कि चारों तरफ से बर्फ क्या गिर रही है। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। अदम उठ, सिगड़ी के कोले डाल, मतलब सिगड़ी जो आपकी अंगीठी होती है वह कोयले। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, मस्करा था, मजाक करने वाला था। पलटन यानी सेना का। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूँ। उसके लिए है, सिपाही अपने लिए कह रहा है। करो जर्मन के बादशाह का तर्पण यानी उसको आहुति दो। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, या वहीं दूध पिलाने वाली फरंगी मैम? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों पर लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। अब मेरे मुल्क के लिए तो लड़ेगा नहीं। जो कोई वहाँ उनकी सहायता करने वाली कोई फिरंगी मैम है, उसकी बात वो कर रहे हैं। अच्छा, अब बोंदा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उठाते रहो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न बीमार पड़ जाओ। जाड़ा क्या है, मौत है। और निमोनिया से मरने वालों का मुरब्बे नहीं मिल सकता, मतलब इलाज नहीं मिल सकता उनको। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। तीसरा आ रहा है इसमें, दो पहर रात गई है, मतलब आधी रात चली गई है। अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोदा सिंह खाली बिस्कुटों के
3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट यानी ओवरकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोंदा सिंह के दुबले शरीर पर। बोंदा सिंह कराहा मतलब उसकी चोट लगी है जिसके कारण वो आह की पुकार करता है। क्यों बोंदा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोंदा बोला, कपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, मेरे पास सिगड़ी हो और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैम। गुरु उनका भला करे। गुरु यहाँ किसके लिए है? उनके जो गुरु साहब है। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? नहीं और नहीं झूठ। यूँ कहकर ना ही करते बोंदा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, मतलब ये बात झूठी थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इस समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम अपनी 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं तब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोंदा भी कम्बल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे बहुत हुआ तो बोंदा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, मतलब बहस हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंखें मारते करते लहना सिंह अब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब की पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहाँ से आ गए। मतलब जो लप्टन साहब की जगह दूसरा व्यक्ति आया था उसके बारे में लहना सिंह जान गया। शायद साहब शराब पिए हुए हैं, उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के भी मज़े यहाँ कहाँ याद है। पर साल नकली लड़ाई के पीछे आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे, खोते यानी गधों पर सवार थे और उनका खच्चरों पर। आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, दुष्ट कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पट्टे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया?
पीता हूँ साहब, दियासलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंखें लगने दी होती। आगे का वीडियो आपका नेक्स्ट में। धन्यवाद।